हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का द डायमंड एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्या होते हैं, इनको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, केमिस्ट्री अगर हमें पढ़ना है तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर कितने तत्व होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का आइडिया भी होगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। तो ये जितने भी तत्व होते हैं, कम से कम 10th क्लास के लेवल पे आपको ये जो है 30 शुरू के 30 एलिमेंट्स को याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे तो 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118 तत्व होते हैं, जिनमें से आपको अभी के टाइम पे पहले 30 तत्वों के बारे में तो आइडिया होना ही चाहिए, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। और जितने भी केमिस्ट्री के अंदर तत्व हैं 118, उन सभी को आप वहाँ से याद भी रख सकते हैं। तो बात करते हैं अभी हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण के बारे में कि रिएक्शंस होती क्या हैं। देखो, आपने रियल लाइफ के अंदर ये देखा होगा कि जैसे दूध रखा हुआ है और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, जैसे अब गर्मियों का टाइम रखा हुआ है तो दूध रखा हुआ है, और दूध जो है अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध का अपने आप ही दही में कन्वर्ट हो जाना अपने आप में एक अभिक्रिया है, एक रिएक्शन हुई होगी वहाँ पे कुछ ना कुछ, और उसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसके टेस्ट में परिवर्तन हो जाए, या फिर उसके अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या किसी अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न हो जाए, गैस रिलीज हो रही हो। तो इस तरीके से जहाँ पर ये लक्षण हमें देखने को मिले, उन सभी को हम बोलेंगे कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। तो दूध से दही का बनना एक अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया का ही काम कर रही है। या फिर आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि लोहे पे जंग लग जाती है अपने आप, तो लोहे पर जंग का लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। और देखो, आप जैसे आपने एप्पल खाते हो, जब भी आप एप्पल खा रहे हो तो एप्पल को जैसे थोड़ा बहुत खाया और उसे थोड़ी देर के लिए रख देते हो, तो उस पर रेडिश सा कलर आ जाता है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। एयर ने जो हमारा एयर है, वायु है, उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, उसके साथ में रिएक्शन की है और उसका कलर चेंज हो गया है, रंग में परिवर्तन हो गया है, यानी वो भी क्या है, अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो समझते हैं इसे डिटेल में एक्चुअल में। तो देखो, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उसे हम लिखेंगे क्या। देखो, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। तो कैसे पदार्थों का निर्माण होता है भाई, नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कभी भी ऐसे चेंजेस आ जाएं, ऐसे परिवर्तन आ जाएं जहां पर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है, उसी को हम क्या बोल देंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो वहां पर मेनली दो आपको टर्म मिलेंगे, एक होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक यानी रिएक्टेंट हम इसे बोलते हैं, उत्पाद यानी प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इनका मतलब क्या होता है उस चीज़ को हम समझते हैं। ये है रिएक्टेंट और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। देखो भाई, जिनका हम आपस में, कोई भी ऐसे पदार्थ जिनका हम आपस में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो रिएक्शन करवाने से कोई नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है। तो जिन्होंने आपस में रिएक्शन की है, आपस में जिन्होंने अभिक्रिया की है, उनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और आपस में अभिक्रिया करने के बाद जो उन्होंने नया उत्पाद नया जो पदार्थ बनाया है, उसको आप क्या बोल दोगे, उत्पाद बोल दोगे, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो भी पदार्थ हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, वो अभिकारक हो जाएंगे। अगला, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, उनको आप क्या बोलोगे, उत्पाद बोल दोगे। उत्पाद यानी प्रोडक्ट बोला जाता है उन्हें। क्लियर है भाई। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जहाँ पर कोई परिवर्तन हो रहा हो, नए पदार्थों का निर्माण हो रहा हो, उन्हें आप रासायनिक अभिक्रियाएं बोल सकते हो। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उन्हें आप अभिकारक बोलो,
अभिकारक बोलोगे, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट बोलोगे, और जो बना है उसको आप बोलोगे उत्पाद, उत्पाद यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक पदार्थ है, A प्लस बी से मैंने क्या बना दिया, C बना दिया। तो इसका मतलब क्या है, A और B दो पदार्थ हैं, उनको हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद में उन दोनों से क्या बना है, कोई नया पदार्थ C बन गया। इसका मतलब यहाँ पे A और B जो हैं, इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा भाई, अभिकारक। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले जो हैं। इन दोनों ने मिलने के बाद में एक नया पदार्थ बना दिया है, इसको आप क्या बोल दोगे, उत्पाद बोल दोगे। तो ये उत्पाद है, जिसे आप प्रोडक्ट बोल सकते हो, तो ये उत्पाद बन जाता है। उदाहरण आप देख ही सकते हो रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे भोजन का पाचन है, तो हमारे अंदर जैसे हम खाना खाते हैं, खाना का जो पचना होता है, भोजन का पाचन भी एक तरीके से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब देखते हो खाना खाने के बाद हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, हम खा रहे हों, बोल रहे हों, चल रहे हों, दौड़ रहे हों, जितनी भी हम पूरे दिन में रिएक्शंस करते हैं, जितना भी पूरे दिन के अंदर हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो एनर्जी इतनी हमें मिल कहाँ से रही है, तो एक्चुअल में कहाँ से मिल रही है, खाने से ही मिल रही है। जो भोजन खा रहे हैं, तो भोजन का पाचन जब होता है, वहाँ पे भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और वहाँ से रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उत्सर्जित होती है। तो ये भी एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया ही है। श्वसन अभिक्रिया, श्वसन अभिक्रिया हम जो सांस लेते हैं, सांस जैसे ले रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन हमने बाहर लिया और हमने क्या बाहर निकाल दिया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया का ही पार्ट है। लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, या दही का बनना, या लोहे पर जंग लगना, ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। क्लियर है भाई? देख सकते हो आप रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से हो रही है। जैसे आप देखते हो दूध से दही का बनना, तो दूध अगर रखा हुआ है, तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो दूध अपने आप ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखते ही हो अगर टेम्परेचर कम है, जहाँ पर तापमान कम होता है, वहाँ पर दूध ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, गर्मियों के समय पे दूध जल्दी ख़राब हो जाता है, खट्टा खट्टा हो जाता है बहुत जल्दी, और कुछ समय बाद वो दही में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा जल्दी रिएक्शन क्यों हुए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अभिक्रिया की जो दर होती है, जो भी अभिक्रिया की दर होती है, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिक्रिया तेज़ी से होने लगती है। इसीलिए गर्मियों के टाइम पे दूध जल्दी से ख़राब हो जाता है, वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सर्दियों के टाइम पे वो लेट ख़राब होता है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम था, अभिक्रिया हो रही होगी लेकिन धीरे धीरे हो रही होगी सर्दियों के टाइम पे। ओके, तो इस तरीके से ये एक्चुअल में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही एक पार्ट है। दूसरा आप देखते हो लोहे पर जंग लग जाती है। तो लोहे पे जो जंग लगती है वो भी क्या है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हो एक चेंज आ गया है, रंग में परिवर्तन हो गया है। तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा है, लोहे पर जो जंग लग रही है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अंगूरों का किण्वन। तो अंगूरों का जो किण्वन होता है ना, अंगूर आप देखते हो, अंगूर जैसे रखे हुए हैं वो सड़ जाते हैं, उससे जो है शराब बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है। तो ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, अंगूरों का किण्वन बोलते हैं। तो अंगूरों का किण्वन भी अपने आप में एक तरीके से क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा है। तो ये भी एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट आप देख सकते हो खाने का पकना। तो भोजन जब बनाया जाता है, खाना जब बनाया जाता है, तो आप देख ही तो ये हो कि बहुत सारी चीज़ें हम मिलाते हैं, उन्हें मिलाने के बाद कोई नई चीज़ हमें मिलती है, तो वहाँ पे टेस्ट बदल जाता है ना, और टेम्परेचर वगैरह की ज़रूरत होती ही है भोजन को पकाने के लिए, है ना। कई बार अवस्था में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे के सारे जो है क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया ही है, केमिकल चेंज आ जाते हैं यहाँ पे टोटली। तो खाने का पकना भी एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा है। या भोजन का पाचन, हमारे अंदर जो भोजन पच रहा है, भोजन की जो पाचन क्रिया है, वो भी अपने आप में रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। वहाँ पे भी ये सारे चेंज हमें देखने को मिलते हैं। तो भोजन का पाचन भी है। नेक्स्ट है हमारा श्वसन क्रिया। हम जो सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को हमने क्या लिया भाई, ऑक्सीजन को हमने लिया यहाँ से, और ऑक्सीजन को लेने के बाद में हम बाहर क्या निकालते हैं भाई, CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे भी एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया ही होती है। ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है, और उससे जो है अलग अलग जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऊर्जा वहाँ से हमें मिलती है। तो एनर्जी हमें यहीं से प्राप्त होती है, पूरी की पूरी जो भी होती है। तो श्वसन क्रिया भी हो गया इसका एक एग्जाम्पल।
अब है रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रेक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रेक्षण का मतलब है कैसे आप रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानोगे कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, किस तरीके से पता लगाएं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे पहचान सकते हो भाई? सबसे पहला पॉइंट तो क्या है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ठोस द्रव में बदल जाए, द्रव गैस में बदल जाए, गैस ठोस में बदल जाए। आपस में ठोस द्रव जो गैस होते हैं, सॉलिड लिक्विड जो गैस होते हैं, तीनों का एक दूसरे के अंदर क्या हो सकता है? इंटर कन्वर्जन हो सकता है। तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे में रूपांतरित अगर हो रहे हैं, अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, तो वहाँ पे आप बोल सकते हो वो रासायनिक अभिक्रिया का ही लक्षण है। नेक्स्ट, रंग में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा जो हमारा है, कलर चेंज हो सकता है। लोहे पर जैसे जंग लग गई है तो एक्चुअल में वो क्या है? कलर चेंज हो गया है। एप्पल को आपने रख दिया है काट के, तो कुछ समय बाद में वो रेडिश सा कलर उस पर आ जाता है। तो ये भी एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को देखा जा सकता है। कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शंस के अंदर गैस का उत्सर्जन होता है, गैस रिलीज होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। तो गैस का रिलीज जो होना है, गैस का उत्सर्जन भी इसका है। और अगला है तापमान में परिवर्तन। टेम्परेचर भी जो है बदल जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर। बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पे ताप में परिवर्तन हो जाता है। तो एक्चुअल में ये है। और आप एक और लिख सकते हो, पांचवा अगर आप लिखना चाहो, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप जो होता है वो होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट यानी जिसे हम बोलते हैं पीपीटी। अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट, पीपीटी होता है। अवक्षेप होता क्या है? अवक्षेप होता है कि कोई भी, जैसे हमने रिएक्शन करवाई और उसमें जो है एक ठोस पदार्थ बनता है और वो नीचे कंटेनर में आके सेटल डाउन हो जाता है, जो कि उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है। जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, उसमें सॉल्यूबल नहीं होता है, घुलता नहीं है, विलय नहीं होता है। तो उसी को हम, जो सॉलिड पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? वहाँ पे अवक्षेप बन जाते हैं। अवक्षेप का निर्माण हम बोलते हैं। तो इस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाओं को आप अच्छे से समझ सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया एक्चुअल में कहाँ पे हो रही होंगी। नेक्स्ट, आप ये देखते हो कि अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या है भाई? जैसे गैस है, ये गैस है हमारे पास में, ये लिक्विड यानी द्रव है, और ये क्या दे रखा है भाई? सॉलिड यानी ठोस है। तो कई बार क्या होता है, जैसे ठोस का गैस में परिवर्तन हो जाना, या गैस का ठोस में परिवर्तन हो जाना, ठोस का द्रव में परिवर्तन होना या द्रव का ठोस में परिवर्तन होना, या गैस का द्रव में परिवर्तन होना या द्रव का गैस में परिवर्तन होना। तो इस तरीके से इन तीनों का आपस में जो कन्वर्जन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कि अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और अवस्था में परिवर्तन अगर हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन आप देखते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे स्ट्रॉबेरी है, तो स्ट्रॉबेरी क्या होती है भाई? अभी जैसे पकने वाली है, तो इसका कलर कैसा है? फिलहाल के टाइम पे ग्रीन कलर का है, हरा हरा कलर है। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉबेरी पूरा अच्छे से पक जाएगा तो किस तरीके का कलर हो जाता है? आपने देखा ही है, सभी ने स्ट्रॉबेरी खाया भी होगा। तो कैसा कलर हो जाता है इसका? रेड कलर हो जाता है। तो ये हरे कलर का रेड कलर में कन्वर्जन होना एक्चुअल में यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया ही है। या टमाटर देखो, टमाटर जब आता है तो पहले ग्रीन कलर होता है, और बाद में जब वो पकता है तो कैसा कलर हो जाता है उसका भाई? रेड कलर हो जाता है। तो ये जो रंग में परिवर्तन होना है, ये एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा है। रासायनिक अभिक्रिया को आप समझ सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट है गैस का उत्सर्जन होना। तो बहुत सी रिएक्शंस ऐसी होती हैं, बहुत से चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर गैस उत्सर्जित होती है, गैस निकलती है अपने आप ही, स्वतः ही गैस का उत्सर्जन होता है। तो गैस का उत्सर्जन भी एक इसी का अपने आप में पार्ट हो जाएगा। तापमान में परिवर्तन, तापमान में अगर चेंज हो रहा है कुछ रिएक्शंस के अंदर, वो भी रासायनिक अभिक्रिया का ही हिस्सा है। तापमान में अगर परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, या अवक्षेप का बनना, वो वही था प्रेसिपिटेट जो होता है, कि ऐसा कोई पदार्थ जो बना हुआ है उत्पाद में, और वो उस उत्पाद के अंदर ठोस फॉर्म में बनता है और वो उसके अंदर विलय नहीं होता है, सॉल्यूबल नहीं होता है, उसको आप क्या बोल दोगे? अवक्षेप बोल देते हो। तो अवक्षेप का बनना भी इसी का पार्ट हो जाता है। क्लियर है भाई? तो ये तो थी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं, कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप उन्हें निरूपित कर सकते हो, किस तरीके से किसी रिएक्शन को आप लिख सकते हो शॉर्टेस्ट फॉर्म में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। जिस तरीके से आप लिख पा रहे हो उसे।
तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको आप रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित कर सकते हो, समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हो। तो रासायनिक समीकरण का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने का एक प्रक्रम है एक तरीके से, तो उसी को आप क्या बोल दोगे, रासायनिक समीकरण बोलोगे। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लेके जाते हैं। तो कभी भी रासायनिक समीकरण अगर लिखना है तो जो भी तत्व हैं उनके प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे जो ठोस है तो सॉलिड लगा दोगे, जैसे कि मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको, अगर कोई ठोस दे रखा है तो ठोस पदार्थ के लिए यानी S लगा देते हैं। द्रव अगर दे रखा है, द्रव यानी लिक्विड, लिक्विड के लिए क्या लगा देंगे L। और अगर कोई हमें गैस दे रखा है तो गैस के लिए हम क्या लगाते हैं भाई, G लगा देते हैं। अगर हमें कोई जलीय विलयन दे रखा है, जलीय विलयन का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, और उसके लिए हम AQ लगा देते हैं। तो ठोस यानी सॉलिड S हो गया, द्रव यानी लिक्विड L हो गया, गैस यानी गैस G हो गया, जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन AQ से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जब कोई भी रिएक्शन हमें लिखनी होगी। तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो अगर किसी रिएक्शन को पूरा करने में ताप की आवश्यकता हो रही है या कुछ रिएक्शंस दाब के साथ में होती हैं, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही हैं, तो अगर कुछ है जिसकी उपस्थिति में हो रही है तो इस एरो के ऊपर हम इसे प्रदर्शित कर देते हैं। और एरो के लेफ्ट साइड वाले जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड में होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उत्पाद बोल देते हैं। ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, तो उत्प्रेरक का मतलब होता है कि एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में डालने पर वो जो है अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए जो यूज़ किया गया है उसको उत्प्रेरक कहते हैं, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेगा। ऐसा नहीं है कि वो पदार्थ जो है उत्पाद में बन रहा होगा, वो पदार्थ केवल और केवल उसकी दर को, उसकी रेट को बढ़ाने के लिए डाला जाता है, उसी को हम उत्प्रेरक बोलते हैं। वैसे तो उत्प्रेरक दो तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक हम उन्हें बोल देते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें हम डाल देते हैं तो जो दर को बढ़ा देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक हो जाते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनको हम अभिक्रिया में डाल दें और वो अभिक्रिया की दर को अगर घटा देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक भी बोल सकते हो। तो मेनली अभी के टाइम पे 10th लेवल पे आप बस इतना ही बोलोगे कि उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है। वही पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में कोई हिस्सा नहीं लेते हैं और जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ओके, तो इन सभी को कोई भी चीज़ आ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए तो एरो के ऊपर हम उसे प्रदर्शित कर देते हैं। अब जैसे कि इसके है ना दो तरीके से होता है। ये है एक तरीके से आपके पास में शब्द समीकरण। कौन सा है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण का मतलब होता है आपको शब्दों के साथ में रिप्रेजेंटेशन करना है। जैसे मैग्नीशियम आपने पूरा लिखा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने शब्दों में लिखा है, वर्ड्स में लिखा है, मैग्नीशियम पूरा लिखा है, ऑक्सीजन पूरा लिखा है, उससे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस शब्द समीकरण को ही अगर आप प्रतीक फॉर्म में लिखते हो, इनके प्रतीक फॉर्म में लिख रहे हो, इनके सूत्रों के फॉर्म में लिख रहे हो, तो इसी को आप क्या बोल दोगे, रासायनिक समीकरण। क्या बोल दोगे कि ये है रासायनिक समीकरण हो जाएगा, यही रासायनिक समीकरण है। और ये क्या हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को हम क्या लिखेंगे, O2। दोनों को कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद में क्या बन जाता है भाई, MgO। MgO का मतलब ही क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिकर्मक। अभिकर्मक है, ये अभिकारक है। और ये क्या है भाई, अभिकारक लिखो, सॉरी, अभिकारक। और इन्हें आप क्या लिखोगे, उत्पाद। उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हैं और ये क्या बन गए, रिएक्टेंट्स बन गए। इस तरीके से आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं रासायनिक समीकरण के, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है और आप जो है इस तरीके से लिख सकते हो कि जैसे आपको दे रखा है N2 प्लस H2, ये दोनों दे रखे हैं और इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या बन गया हमारा, NH3 जैसे बना है। तो ये क्या दे रखा है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिलाया और मिलाने के बाद में क्या बना है, NH3 बना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो इधर नाइट्रोजन कितने हैं, एक आ रहा है,
इधर कितने नाइट्रोजन परमाणु, 2 हैं, इधर 1 है। तो इसको अगर आप बैलेंस करना चाहोगे तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 बैलेंस करना, इधर 2 है तो इधर 2 लगाना पड़ेगा। और हाइड्रोजन की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर कितने हो गए, 6 हो गए। इसको बैलेंस अगर करना है तो 6 करना है तो यहाँ पर 3 लगाना पड़ेगा। तो आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी आना चाहिए कि दोनों तरफ अभिकर्मक लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ ही क्या होने चाहिए, परमाणुओं की संख्या, जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वो हम सीखेंगे भी अभिक्रिया को संतुलित किस तरीके से किया जाता है, संतुलित अभिक्रियाएं क्या होती हैं, असंतुलित अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उन्हें मैं अगली क्लास में डिटेल में बात कराऊंगा कि किस तरीके से हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब अगला जो है एग्जाम्पल, आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे H2 है, O2 है, दोनों को आपने कंबाइन किया, इससे क्या बना दिया आपने, H2O बना दिया, जल का निर्माण हो गया है। तो ये भी एक अपने आप में क्या है भाई, रासायनिक अभिक्रिया ही है। इसे अगर बैलेंस करो, हाइड्रोजन तो सेम दे रखे हैं और हाइड्रोजन अगर सेम है, ऑक्सीजन अलग है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 लगाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गए। तो अब फिर से जो है क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन हमारे इधर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है, इसी को आप क्या बोलते हो, रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कोई भी यौगिक किस तरीके से बन रहा है, हम किस तरीके से उसे पता करेंगे कोई भी यौगिक कैसे बन रहा है। तो उसके लिए एक होता है संयोजकता सारणी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर यौगिक बनाने देखने हैं तो संयोजकता सारणी आप में से सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में संयोजकता सारणी का मतलब क्या होता है। देखो आगे जाके जितने भी हम यौगिक पढ़ेंगे, जो भी होंगे, उन सभी के लिए कि यौगिक किस तरीके से बनते हैं, यौगिकों का निर्माण किस तरीके से होता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए संयोजकता सारणी के बारे में। और ये संयोजकता सारणी है क्या, उस चीज़ को समझ लेते हैं थोड़ा सा ढंग से। जैसे कि कोई भी तत्व है, उस तत्व पे कितना आवेश आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को वो लूज़ कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, उस पर कितना धनायन आ पाएगा या कितना ऋणायन आ पाएगा, उसको ही हम एक तरीके से बोल देते हैं कि उसकी जो है संयोजकता है। जैसे OH है, OH जो होता है उसको हम बोलते हैं, OH माइनस है, OH माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। तो OH पे हमेशा कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, हाइड्रोक्साइड इसे हम बोलते हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब पे -1 माइनस चार्ज होता है। NO3 कहीं पे भी आपको दिख जाए तो उसका नाम होता है नाइट्रेट। क्या नाम होता है, नाइट्रेट। HCO3 माइनस अगर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अगर AlO2 माइनस आ जाए उसे हम एल्यूमिनेट बोल देते हैं। Ag पे प्लस आ जाए तो इसको हम सिल्वर बोलते हैं। Na प्लस आ जाए सोडियम बोलते हैं। H प्लस आ जाए हाइड्रोजन होता है और K प्लस आ जाए पोटेशियम होता है। आप हमेशा ये ध्यान रखो, जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल बताई थी, आवर्त सारणी, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब चैनल पे जाके उसे देख सकते हो, पूरा आवर्त सारणी का, वो याद होनी चाहिए, सब बच्चों को याद होनी चाहिए अगर केमिस्ट्री को पढ़ना है तो देखिए यहाँ पे जैसे ग्रुप 1 होता है, मैंने वहाँ ग्रुप 1 बताया था। ग्रुप 1 में कौन कौन से तत्व होते हैं, है लीना की रब से फरियाद, ये वाले हमारे तत्व होते थे, जिनको आप याद रख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से भी याद रख सकते हो कि है का मतलब ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, इन सभी तत्वों का, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी की जो संयोजकता होती है वो हमेशा कितनी होती है भाई, +1 ही होती है। कितनी होती है, इन सभी की +1 होती है। तो ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। और अगर मैं बात करूं हेलोजन्स जो होते हैं हमारे, हेलोजन्स होते हैं हमारे ग्रुप नंबर 17 वाले तत्व होते हैं। ग्रुप 17 कौन से होते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसेटाइन। इसको आप किस तरीके से याद रख सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। तो इन सभी पे कितना होता है भाई, -1 होता है चार्ज, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं तो -1 होता है, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, तो इस पर +1 चार्ज आता है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करना चाहते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ करना चाहते हैं, उसके पीछे भी रहस्य है, रीज़न है कि ये सभी अपने आप को नोबल गैसेस जैसा बनाते हैं, जो आपका आवर्त सारणी में 18th ग्रुप होता है उस जैसा ये बनाना चाहते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बातें भी करेंगे आगे जाके, क्यों बनाना चाहते हैं, उन्हीं जैसा क्यों बनना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं।
तो फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इन सभी पे कितना चार्ज हो गया, -1 हो गया। इन सभी पे कितना चार्ज हो जाएगा हमारा, +1 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे तो दे ही रखे, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वही है, -1 वाले आ गए हैं, है ना। सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, इन सब पे कितना है, -1 है। तो आपको इन्हें अलग से याद करने की वो नहीं है, आप इन्हें यहीं से देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे बता दिया है, कोई भी इनमें से आ जाए। आपको इनमें से नाइट्रेट याद रखना है कि नाइट्रेट क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, बहुत ज़्यादा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रैंडम फ्रिक्वेंटली हर एक जगह यूज़ होते रहते हैं, उनको मैं बता देता हूँ। OH- याद रखेंगे, NO3- याद रखेंगे, नाइट्रेट होता है, एल्यूमिनेट या सिल्वर भी ठीक है, सिल्वर पे कितना चार्ज होता है, Ag+ चार्ज होता है। बाकी ये तो हर हालत में याद होने ही चाहिए कि ग्रुप 1 और हाइड्रोजन पे कितना होता है, इस पे +1 होता है और इस पे -1 होता है, ये तो हर जगह यूज़ होते ही रहेंगे। बाकी कुछ इधर भी हैं भाई, जैसे कैडमियम है, कैडमियम पे हमेशा +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 होता है, मैग्नीशियम पे +2 होता है, मरकरी Hg पे +2 होता है, जिंक +2 होता है, बेरियम +2 होता है, O पे -2 होता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑक्साइड यानी O-। सल्फाइड भी उसी का एक दूसरा एक तरीके से ऑक्सीजन का ही भाई है, सल्फाइड पे S2-, इसे सल्फाइड बोलते हैं। क्रोमेट है, CrO4 पे -2 आता है। कार्बोनेट बहुत ज़रूरी है, याद होना चाहिए, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3-2, CO3-2, इसे हम कार्बोनेट बोलते हैं। और ये है सल्फेट, सल्फेट यानी SO4 पे -2 है, ये सल्फेट होता है। और सल्फेट भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ZnO2 पे -2, इसे हम जिंकेट बोल देते हैं, तो ZnO2 पे -2 जिंकेट हो जाता है। अब इनमें आप ये ध्यान रख सकते हो कि देखो ग्रुप 1 पे तो कितना होता है, +1 चार्ज होता है, हेलोजन पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है। और जो ग्रुप 2 वाले तत्व होते हैं, ग्रुप 2 वाले कौन कौन से होते हैं भाई, ये वाले हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। क्या है ट्रिक, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये जितने भी तत्व हैं, इन सभी की जो संयोजकता है या इन सभी पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है भाई, +2 शो करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर लूज़ कर देंगे तो कैसा बन जाएंगे इनका, ये किस जैसा बन जाते हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस जो होती हैं, ग्रुप नंबर 18 वाले जो होते हैं उन जैसा ही अपने आप को बना लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम ये वाला +2 चार्ज यहाँ शो कर रहा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम +2 चार्ज यहाँ शो कर रहा है, बेरियम आप देख पा रहे हो, बेरियम जो है यहाँ पे ये वाला जो है +2 चार्ज शो कर रहा है। तो इनमें से कुछ यहाँ पे भी आ रहे हैं जो आपको याद रखना है। ग्रुप 1 पे कितना होगा, +1 होगा, ग्रुप 2 पे कितना होगा, +2 होगा, और हेलोजन जो होते हैं उन पे -1 होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको अलग से तुरंत अभी याद भी हो जानी चाहिए, ट्रिक के साथ में याद रखो इन्हें। है लीना की रब से फरियाद, फिर कल बाहर आई आंटी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आप जो चाहो, जिस तरीके से चाहो उस तरीके से बस याद रखना है, बोलना नहीं है, उसी तरीके से आपको करना है। कुछ यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कॉपर है, कॉपर जो है, कॉपर की जो संयोजकता होती है कुछ भी हो सकती है भाई, 1 भी शो करता है, 2 भी शो करता है। ऐसे ही आयरन जो होता है, आयरन 2 भी संयोजकता शो कर देता है और 3 भी संयोजकता शो कर देता है आयरन जो होता है। एल्युमिनियम -3 शो कर रहा, -3 शो, सॉरी एल्युमिनियम जो है 3 शो करेगा, एक्चुअल में अगर विद साइन देखना है तो +3 शो करता है ये। और NH4 ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। NH4 आयन जो होता है इसे हम बोलते हैं अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। तो इस पर +1 चार्ज आ रहा है, +1 है। लेड हमेशा कितना शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है, PB पे हमेशा 2 चार्ज आता है, लेड 2 होती है। तो इसकी संयोजकता 2 होती है, आयरन की 2 और 3 कुछ भी हो सकती है, कॉपर की 1 और 2 हो सकती है। अमोनियम आयन आप ध्यान रखेंगे, NH4 पे +1 जो चार्ज होता है वो होता है, और एल्युमिनियम पे कितनी होती है, 3। ये जो लास्ट में नीचे लगे हुए हैं ये तो सब इंपॉर्टेंट हैं, ये लास्ट में जो स्पेशल बनाए गए हैं ये तो हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि इनके यौगिक 10th क्लास में बहुत सारे आपको देखने को मिल रहे होंगे चैप्टर्स के अंदर, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर यौगिक मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। अब आयरन में मैंने देखो 2 लिखवाए हैं कि एक 2 है और एक क्या है, 3 है। तो जब आयरन पे +2 चार्ज आता है, मैं यहाँ तो चलो आगे ही लिख लेते हैं इस पर, जब कभी भी आयरन पे +2 चार्ज आएगा, F पे +2 आएगा तो उसको हम बोलते हैं फेरस, क्या बोलते हैं, फेरस। और जब आयरन पे +3 चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं फेरिक, क्या बोलने लग जाते हैं भाई, फेरिक। तो फेरस और फेरिक इस तरीके से इनका नाम होता है। तो आयरन पे दोनों चार्ज हो सकते हैं, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, फेरस और फेरिक आप इनको जान सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ज़रूरी है भाई, सारणी पूरी की पूरी आपको पता होना चाहिए, और ये अगर पता है तो आप केमिस्ट्री में बनने वाले जितने भी यौगिक हैं 10th लेवल पे उन्हें आप आराम से बना सकते हो, उनको रटना नहीं पड़ेगा। अब बच्चों को रटना क्या पड़ता है,
बहुत ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ, बच्चों को रटना क्या पड़ता है। जैसे कि आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड, क्या बोला गया, सोडियम क्लोराइड बोला गया। तो एक तो आपको बोला गया सोडियम क्लोराइड और एक आपको बोला गया है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड बोला गया, दो चीज़ें आपको बोली गई। अब इनके जो फॉर्मूला होते हैं, जो सूत्र होते हैं, वो होते क्या हैं भाई। सोडियम क्लोराइड का हम बना देते हैं NaCl और कैल्शियम क्लोराइड का हम बोलते हैं CaCl2, कैल्शियम यानी Ca, क्लोराइड यानी Cl2। अब बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बोल रहे हैं तो कैल्शियम क्लोराइड को भी CaCl बोलो या तो भाई, या फिर अगर आपको इसने CaCl2 बोला है तो उसको भी क्या बोलो, NaCl2 बोलो। तो इसको आपने केवल NaCl बोल दिया है और इसको आपने CaCl2 बोला है, क्यों बोला है, तो इसके पीछे रीज़न वही है, सोडियम, सोडियम यानी पहले ग्रुप का तत्व है, कितना चार्ज आ रहा होगा +1, क्लोराइड यानी हेलोजन, हेलोजन पे कितना आ रहा होगा -1, तो 1 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या मिलेगा, NaCl बन जाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, NaCl। सिमिलरली कैल्शियम क्लोराइड अगर हम देखें तो Ca+2 है और क्लोराइड यानी Cl पे कितना आता है, -1 आता है, तो 1 का इधर कर दोगे, 2 का इधर कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, CaCl2। तो कैटायन को आप हमेशा आगे लिखेंगे, एनायन को आप हमेशा बाद में लिखेंगे। कैटायन यानी जिसपे धनायन आ रहा है, धनायन वाला आगे रहेगा, एनायन यानी जिसपे ऋणायन आ रहा है, ऋणायन वाला पीछे रहेगा। तो इस तरीके से कैल्शियम क्लोराइड हमारा बन जाएगा और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से आप और भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको लिखना है लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, और जो दूसरा दे रखा है वो और कोई हम ले लेते हैं एक और, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें दिए हैं। इनके हमें जो है सूत्र बताने हैं, अणुसूत्र क्या रहे होंगे। तो लिथियम यानी कौन से ग्रुप का होता है भाई, पहले का, हेलिना के रफ्शे फरियाद याद आ रहा है ना आपको। तो लिथियम पे कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्साइड पे कितना होता है, -1 होता है, तो 1 का इधर +1 का इधर, तो क्या आ जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी LiOH। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम पे मैंने आपको बताया था +3 होता है, हाइड्रोक्साइड यानी OH पे -1 होता है, तो 1 का इधर करेंगे, 3 का इधर करेंगे, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा, AlOH का होल थ्राइस। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये मिलेगा। तो OH इसका पूरे का क्या आ जाएगा, होल थ्राइस आ जाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इस तरीके से आपको सूत्र लिखने होंगे। तो वो किसकी मदद से है, जब तक आपको चार्ज के बारे में ही नहीं पता चलेगा तो आप नहीं लिखोगे। जैसे आपसे बोल दिया जाए कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है, क्या लिखना है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट लिखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या आ जाएगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मिलेगा, कैल्शियम यानी Ca+2 होगा, कार्बोनेट यानी CO3-2 होता है। ये हमने लिखवाया है, कहीं ना कहीं आप देखो कार्बोनेट कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, ये रहा कार्बोनेट, ये रहा, -2 आ रहा है। कैल्शियम भी कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, कैल्शियम ये रहा, +2 हो रहा है। तो इनके जब तक चार्ज नहीं पता है आपको तब तक नहीं कर पाओगे भाई आप। तो कैल्शियम पे +2 है यहाँ और कार्बोनेट पे -2 है। अब 2 दोनों में आ गया तो 2 को आप बाहर कॉमन ले जा सकते हो, कॉमन ले गए तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर हमें सोडियम कार्बोनेट पूछ लिया जाए कि आपको क्या लिखना है, सोडियम कार्बोनेट लिखना है, तो सोडियम कार्बोनेट का कितना मिल जाएगा, देखो यहीं लिखा देता हूँ मैं, सोडियम कार्बोनेट का लिखना है। तो सोडियम कार्बोनेट का कैसे लिखेंगे, Na पे कितना होगा, +1, सोडियम पे +1 चार्ज होता है, कार्बोनेट यानी CO3 पे -2 होता है, तो 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का इधर, तो सोडियम कार्बोनेट क्या मिलेगा, Na पे 2 आ जाएगा, Na2 और क्या मिलेगा, CO3, तो CO3 इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो देख रहे हो कैल्शियम कार्बोनेट तो केवल CaCO3 आया है, कैल्शियम यानी Ca, कार्बोनेट यानी CO3, और यहाँ पर क्या है, सोडियम NO2CO3 आया है। तो किस तरीके से अणुसूत्र बनता है वो पूरा का पूरा डिपेंड करेगा आपका यहाँ पे जो हमने संयोजकता सारणी बनाई हुई है, हर बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को याद होनी चाहिए। अगर आप पूरे को याद नहीं कर पा रहे हो तो ग्रुप 1, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 2 और जिन पे मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है वो तो हर बच्चे को हर हालत में याद होने चाहिए। कोई आपसे सोते सोते भी पूछ ले
कि इनका सत्यता कोई आपको सोते सोते भी पूछ लेगा इनकी आपको संयोजकता कितनी होगी, तो संयोजकता को आपको सोते सोते भी जवाब देना है कि सोडियम की +1 होती है जी, लिथियम की +1 होती है जी, हाइड्रोक्साइड अगर आ जाए तो -1 होती है जी, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3-2 होता है जी, सल्फेट अगर आ जाए SO4-2 होता है। तो ये आपको सोते सोते भी अगर आपसे कोई पूछे तो भी याद होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। ये अगर नहीं पता चल रहा तो समझ लो केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस आगे चलने वाली हैं उन आप नहीं कर पाओगे, या आप यही नहीं कर पाओगे अणुसूत्र क्या है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट है, आना चाहिए। किस तरीके से अणुसूत्र बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये सभी लिख लेने हैं आपको, और प्रॉपर आपको नोट्स बनाते जाने हैं। जो भी हम लिखवा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर आपको नोट्स लिखते जाना है, ठीक है। वीडियोस अगर आप देख रहे हो तो उसे पॉज करो, पॉज करने के बाद में उसे बाकायदा प्रॉपर नोट्स होने चाहिए। नोट्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि आप उसे रिकॉल करोगे। कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है तो आपको उसे रिकॉल करना ही करना है, क्योंकि जब तक रिकॉल नहीं करोगे तब तक आप जो है उसे लंबे टाइम के लिए याद नहीं कर पाओगे। फिर चीज़ों को आप रटना स्टार्ट कर दोगे, और रटना अगर स्टार्ट हो गया इसका मतलब है फिर आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आएगा। सीधी सी बात है, अगर आपको एंजॉय करना है पढ़ाई के साथ, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो आपके अच्छे से पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई होनी चाहिए, खुद के नोट्स होने चाहिए, उन्हें रिकॉल करते रहो। रिकॉल करते रहोगे तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे जो भी हम पढ़ते रहेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे, तो उन्हें पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करते रहो। इसके ऊपर अगली वीडियो में मैं जो है इन्हीं के ऊपर कुछ यौगिक लिखाऊंगा, उनके आपको अणुसूत्रों के बारे में हम देखेंगे, किस तरीके से अणुसूत्र इनके बनते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। तो आपको वहाँ पे इनकी जो है प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कैसे कैसे जो है बनेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।